Far now, the most important thing about Asif Ali Zardari's era is 18th Amendment. I think 18th Amendment is the first step towards the फेडरल स्पिरिट ऑफ पाकिस्तान के जो 14 पॉइंट्स थी कायदे आज़म की, उसकी अगर थोड़ी बहुत अक्कासी की जा सकती है तो दैट इज़ इन द शेप ऑफ 18th अमेंडमेंट, एंड आई से दैट 18th अमेंडमेंट इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक सुप्रीमेसी इनटू पाकिस्तान, क्योंकि इसी से फिर पाकिस्तान के अंदर एक बेहतरी की शुरुआत कर सकते हैं। या आप ऐसा समझ लें कि इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन पाकिस्तान, जो एक ट्रू स्पिरिट में फेडरल गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो दिस क्रेडिट गोज टू आसिफ अली जरदारी। देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट 18th अमेंडमेंट, तो ये हम सबको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट वाज पास्ड ऑन 18th अप्रैल 2010। अब इसमें यह था कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पावर वाज डिवॉल्व्ड फ्रॉम दैट ऑफ प्रेसिडेंट टू द पार्लियामेंट, क्योंकि पहले प्रेसिडेंट, आपको पता होगा कि आर्टिकल 58(2)(b जो था, 58(2)(b, जैसे पहले इसको मुझे इंट्रोड्यूस किया था पीसीओ के तहत अपना हमारे जो है सो जनरल जालक ने, फिर इसको नवाज शरीफ ने हटा दिया था 13वीं अमेंडमेंट में, फिर अगेन जो है सो इसको मुशर्रफ ने लाया था आई थिंक 17वीं अमेंडमेंट, उसको फिर से हटाने वाला जो क्रेडिट जाता है वो आसिफ अली जरदारी को। एंड क्योंकि ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ काउंट होती है कि ये जो प्रेसिडेंट के जो पावर्स थे दोज वर कर्टेल्ड, ठीक है, प्रेसिडेंट के पावर्स जो थे वो कर्टेल किए गए थे। और ये जब 18th अमेंडमेंट पास हुई थी तो उसमें 292 जो मेंबर्स थे उन्होंने वोट दिया था अगेंस्ट 342 मेंबर्स में से 292 ऐसे मेंबर्स थे जिन्होंने इसके हवाले से वोट दिया था। तो दिस इज़ समथिंग वेरी पॉजिटिव के 292 मेंबरान ने 18th अमेंडमेंट के हक में वोट दिया था। 18th अमेंडमेंट में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें हुई थी, सो मैं थोड़ी बहुत आपको ज़रूर बताऊंगा सो दैट द थिंग्स कुड बी क्लियर टू यू, ठीक है। इट वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट ऑन 18th अप्रैल 2010, जो आपकी 18th अमेंडमेंट थी। देयर आर सर्टेन अदर थिंग्स एज वेल, सो देयर आर सर्टेन अदर थिंग्स दैट वी विल डिस्कस। पहली मरतबा फाटा के अंदर जो रिफॉर्म्स आए थे, फाटा के अंदर जो रिफॉर्म्स थे वो भी जरदारी के इरा में ही आए थे, वरना पहले जो फाटा था, फाटा की एक सिचुएशन बहुत ही ख़राब थी। फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज जो थे, इट इज़ रिगार्डेड अबाउट फाटा के भाई ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पे जो है सो एफसी का रूल चलता है, फ्रंटियर कोर वहाँ पे बैठी हुई है, जिरगा सिस्टम है। बहरहाल इट वाज नॉट इन्वॉल्व। अच्छा, ये बड़ी मज़े की आपको बात बताऊँ, पाकिस्तान आज़ाद हुआ 1947 में, फाटा जो है पाकिस्तान का ऑफिशियली तौर पे जो हिस्सा बना वो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, वो 18वीं अमेंडमेंट पास होने के बाद बना, यानी 2010 में। इसके पहले फाटा पाकिस्तान का हिस्सा ही कंसीडर नहीं होता था अकॉर्डिंग टू दी जो बॉर्डर हमारा था ना, जो एरिया था, तो फाटा पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। तो आप समझ सकते हैं कि ये जरदारी को एक क्रेडिट जाता है। फिर जीबी के अंदर रिफॉर्म्स लाए गए। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन गिलगित बल्तिस्तान, तो ये क्रेडिट भी आसिफ अली जरदारी को जी जाता है। पहले इनको कहा जाता था नार्दर्न एरियाज, तो उन्होंने कहा भाई नार्दर्न क्या होता है, हमारा एक तशख्खुस से पहचान है, तो जिसकी वजह से फिर इनको जीबी रिफॉर्म्स के तौर पे लिया गया और इनको एक स्पेशल जो है सो प्रोविंस का दर्जा दिया गया। पाकिस्तान का प्रोविंस नहीं है जीबी, लेट दिस बी वेरी क्लियर। देयर आर 4 प्रोविंस इन पाकिस्तान। जीबी क्योंकि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, भले ही पाकिस्तान के कंट्रोल में है, बहरहाल उसको एक स्टेटस दिया गया स्पेशल प्रोविंस का कि भाई जीबी भी एक वहाँ पे फिर अभी इंडिपेंडेंट एक गवर्नमेंट बनती है। फिर जरदारी के इरा में आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान आपने सुना होगा, तो दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट आसिफ अली जरदारी, आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान। दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जिसके अंदर फिर बलूचिस्तान के लोगों को हुकूक देने के हवाले से एक बहुत ही कोशिश की गई थी। जीबी को ऑटोनॉमी या रिफॉर्म्स या ऑटोनॉमी वो आसिफ अली जरदारी के दौर में दी गई थी। अलॉन्ग विद दैट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आसिफ अली जरदारी वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू स्ट्रेंथन फेडरेशन एंड स्टेबलाइज डेमोक्रेसी, तो ये क्रेडिट आसिफ अली जरदारी को ही जाता है। इसके अलावा बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जैसे बलूचिस्तान का जो नाम है उसकी मेमोरी चेंजिंग, जैसे वो जरदारी के दौर में पहले लिखा जाता था BALUCHIS, सो BALU को हटा के BALO, जो ये बहरहाल चेंजिंग थी जो बलूचिस्तान के नाम में, वो
18वीं अमेंडमेंट के ज़रिए हुई। फिर पहले सिंध को सिंध लिखा जाता था SIND, फिर जरदारी के दौर में ही सिंध को सिंध लिखना शुरू हुआ। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बहरहाल ये आपको शायद छोटी लगे, बहरहाल दीज थिंग्स हैव अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान इलेक्टोरल एंड पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेसी। तो ये क्रेडिट जो है सो आसिफ अली जरदारी को जाता है। प्लस में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो NFC थी, अब NFC होता क्या है, नेशनल फाइनेंस कमीशन। लेट दिस बी डिस्कस्ड। नेशनल फाइनेंस कमीशन अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, पाकिस्तान में जितनी भी आमदन होती है साल के अंदर, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट होती है जैसे बजट बनती है। अब NFC हर 5वें साल बाद या 10वें 7वें साल बाद दिया जाता है। अब NFC में ये होता है कि किस सूबे को कितनी बजट देनी चाहिए। पहले ये था कि जिसकी जितनी पॉपुलेशन होगी बजट ज़्यादा उनको दी जाएगी। अब जाहिर सी बात है, इट वाज वेरी मच ऑब्वियस थिंग दैट द पॉपुलेशन ऑफ पंजाब इज़ हायर देन दैट ऑफ द रेस्ट ऑफ द प्रोविंसेस, सिंध KPK एंड जो था हमारा बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान पंजाब को ज़्यादा मिलने थे। तो जरदारी के एरा में NFC में ये एक शराइत रखे गए कि भाई पॉपुलेशन तो ठीक है, लेकिन जहाँ पे गुर्बत है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, जहाँ पे बीमारियाँ हैं, बहरहाल ये जो एक इश्यूज़ हैं, तो उसके बेसिस पे भी एक शेयर रखना चाहिए कि प्रोविंसेस को उतना ड्यू शेयर मिले। तो पहली मरतबा था कि पंजाब का शेयर कम होकर दूसरे प्रोविंसेस को शेयर में हिस्सा मिलना शुरू हो गया। जैसे KPK में बहुत ज़्यादा टेररिज्म के अटैक्स हुए, तो ये चीज़ कही गई कि KPK को मतलब टेररिज्म जो टाउन एक हैं प्रोविंसेस, उस हिसाब से भी उनको एक ड्यू शेयर मिलना चाहिए। या फाटा के लिए 2% रखा गया और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों के लिए। तो ये जरदारी के दौर में ये चीज़ पॉसिबल हुई। अच्छा, अलॉन्ग विद दैट NFC में ये कहा गया कि फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा आप कम तो कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते। ये 18वीं अमेंडमेंट में हुआ था। प्रोविंसेस का हिस्सा बढ़ा सकते हैं, उनका कम नहीं कर सकते। फेडरल गवर्नमेंट का कम कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते। तो मेरे ख्याल में ये क्रेडिट भी आसिफ अली जरदारी को ही जाता है, बिकॉज ही पास्ड दिस वेरी फेमस 18th अमेंडमेंट। अच्छा, एडिशनली 18th अमेंडमेंट में कुछ और भी बहुत सी एक इम्पॉर्टेंट किस्म की चीज़ें हैं। अच्छा, ये था कि पहले ये होता था को कोई भी आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आता था, आर्मी आती थी, कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड करती थी, फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करती थी, उस चीज़ को एंडोर्स करती थी कि जो कुछ भी आर्मी ने किया वो सही है। 18वीं अमेंडमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से ये हक छीन लिया कि वो कल को अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड करें तो उस सस्पेंशन को वो एंडोर्स कर सकें। तो ये एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पहले था सुप्रीम कोर्ट को, बहरहाल 18वीं अमेंडमेंट के पास होने के बाद जरदारी ने ये भी सुप्रीम कोर्ट से छीन लिया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही बड़ा क्रेडिट है जो आसिफ अली जरदारी को जाना चाहिए। फिर ये होता था कि प्रेसिडेंट जो होता था इमरजेंसी डिक्लेयर करता था किसी भी प्रोविंस के अंदर, ठीक है, लेकिन 18वीं अमेंडमेंट के पास प्रेसिडेंट से ये हक छीना गया कि वो इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं कर सकता। फिर कंकरेंट जो लिस्ट होती है, अब ये मैं थोड़ा आपको समझा दूं कि कंकरेंट लिस्ट होती क्या है। किसी भी फेडरेशन के अंदर दुनिया में जितनी भी फेडरल गवर्नमेंट्स हैं, जितनी भी फेडरल गवर्नमेंट हैं दुनिया के अंदर, वहाँ पे खाते दो होते हैं, या तो सूबा डिपार्टमेंट्स जो होते हैं पोर्टफोलियोज, या तो वो फेडरल गवर्नमेंट के पास होते हैं या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास। लेकिन पाकिस्तान में 3 हिस्सों में वो डिपार्टमेंट्स डिवाइडेड थे। एक फेडरल गवर्नमेंट के सब्जेक्ट्स जैसे एजुकेशन वगैरह, हेल्थ, फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के सब्जेक्ट्स जैसे एजुकेशन और दूसरे एग्रीकल्चर वगैरह। तीसरे वो जो कंकरेंट लिस्ट थे, यानी दोनों के पास एक जैसे हो, जिसके ऊपर फिर फेडरल गवर्नमेंट कानून साजी कर सकती थी। तो आसिफ अली जरदारी ने कंकरेंट लिस्ट को एबॉलिश कर दिया। तो मैं समझता हूँ ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ थी रिगार्डिंग दैट। अलॉन्ग विद दैट, पहले ये आपको मैंने पढ़ाया था कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते थे वो प्रेसिडेंट रखता था। जैसे नवाज शरीफ और अपना इसाक खान के बीच में मसला हुआ था, वो क्यों हुआ था? क्योंकि वो चाह रहे थे कि मेरी मर्जी का आपको चीफ जस्टिस आए। तो आसिफ जरदारी ने इस चीज़ को भी ख़त्म कर दिया और 18वीं अमेंडमेंट के तहत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बना लिया कि कल को अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना है तो ये प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं करेगा, पर मुकम्मल तौर पे जो है एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड कि वो खुद इन चीज़ों को करेगी, जिसके अंदर फिर आपका एक्स जो है सो चीफ जस्टिस होता है, 4 आपके सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, फिर आपका अटॉर्नी जनरल होता है, फिर बार काउंसिल का एक उसमें मेंबर होता है। ये सारे मिल के, अच्छा लॉ मिनिस्टर होता है, ये सारे मिल के क्या करते हैं, आई थिंक इसके 9 मेंबर्स होते हैं। ये सारे मिलके फिर कोई भी नाम तय करते हैं कि भाई दिस पर्सन शुड बिकम दी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो पहले ये प्रेसिडेंट करता था, बहरहाल अभी जुडिशल कमीशन का है। अब इसमें हुआ क्या,
यानी कोई बंदा कितना भी बेहतर ही क्यों ना हो, बट इफ़ ही विल बी द सोल अथॉरिटी और ही विल बी हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कहीं ना कहीं पे करप्ट हो जाएगा। तो इसलिए सिस्टम बेहतर होना चाहिए, एंड दिस इज़ व्हाट आसिफ अली जरदारी डिड। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट आसिफ अली जरदारी के 18th अमेंडमेंट के हवाले से उन्होंने ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम किया। सो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस यू